Welcome to Adhyapika. Today I am going to start a new session on the topic Assessment for Learning and Unit 1 in which I will discuss the MCQ questions. Right? आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, डेट शीट आ गई है बीएड की और एग्जाम्स होने वाले हैं, बट इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जहां पर हमें सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन याद करना पड़ता था और उसके पॉइंट आंसर्स बनाने पड़ते थे, पैराग्राफ्स याद करने पड़ते थे। पर अब एमसीक्यू के लिए हमें एक एक लाइन को ढंग से समझकर उसके आंसर्स देने की कोशिश करनी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने ही हमें लगता है कि ऑप्शंस हैं, कुछ ना कुछ याद हो जाएगा, पर उतने ही ऑप्शन जो होते हैं उसके कंफ्यूजिंग होते हैं। राइट? तो हम आपको अपने सेशन के थ्रू इजी तरीके से और कोशिश करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यूनिट 1 में से वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। राइट? असेसमेंट फॉर लर्निंग जितना ही इजी सब्जेक्ट है उतनी ही उसकी बातों में उनकी गहराइयां बहुत ज्यादा है। इस सब्जेक्ट में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है और ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपने वीडियोस के थ्रू आपको पूरा सेशंस हमने इलैबोरेट करा हुआ है, पूरी बुक हमने आपको समझाई हुई है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने आपका पूरा सेशन क्लियर करा हुआ है। हम अब ये एमसीक्यूज भी आपके लिए इजी वे में लेकर आए हैं और आपके पूरे कंटेंट को खोद के आप कह सकते हो पूरी मेहनत करके आपके लिए ये सेशन हमने रेडी किया है, जो आप अगर पेपर से थोड़ी देर पहले ही देख लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं और इजी भी हैं और आपके लिए अंडरस्टैंडेबल भी है। राइट? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को इसको देखना है और अच्छे से समझना है और चीजों को समझना है कि कैसे लाइन में से क्वेश्चन आते हैं और कितने छोटी छोटी चीजें, कितनी बारीकियां इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। राइट? एमसीक्यू पेपर कोई टफ पेपर नहीं होता है, बहुत ही आसान पेपर होता है, चुटकियों में सॉल्व भी हो जाता है, पर जब हम पेपर देते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं। राइट? तो हमें पैनिक नहीं होना, हमें बस चीजों को पढ़ के अच्छे से समझना है, अपने माइंड में उस चीज को रिकॉल करना है जो हमने सब्जेक्टिव के लिए तैयारी की थी। राइट? एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे और हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। राइट? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, इन एजुकेशन डैश इज यूज्ड टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आपको डैश के फॉर्म में यहाँ आंसर फिल करना है कि एजुकेशन में एक ऐसी चीज इस्तेमाल होती है जो स्टूडेंट की लर्निंग में और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। क्या वो असेसमेंट है? क्या वो इवैल्यूएशन है? क्या वो मेजरमेंट है? क्या वो डायग्नोसिस है? राइट? अगर हमने अपने चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करा है तो इसका आंसर सबसे इजी है कि असेसमेंट जो होती है वो मदद करती है बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट करने में। असेसमेंट क्या होता है ये हम सब जानते हैं, बच्चों को टाइम टू टाइम असेस करना, सही चीजें बताना, उनकी जो गलतियां हैं उसको ठीक करना, अलग अलग तरीकों से उनकी मदद करना, ये सारी चीजें और डिटेल में असेसमेंट कहलाता है। मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन नाउ। डैश नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ऐसी चीज बताइए जो बहुत जरूरी है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए। क्या वो टेस्ट लेना है? क्या वो इवैल्यूएशन करना है? क्या वो फैसिलिटेशन करना है या मेजरमेंट करना है? अब हमें लगेगा कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल जरूरी है यहाँ पर। टीचिंग लर्निंग के लिए टेस्ट करना, फैसिलिटेशन करना, मेजरमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट यहाँ बोला है नीड टू बी इंटीग्रेटेड विथ। इंटीग्रेट करना है तो वो है आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है टीचिंग एंड लर्निंग में। राइट? आया ना समझ इसमें क्या आंसर है? देखो बस लाइन को समझना है और फिर करेक्ट आंसर देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ओवरलैप्स द फॉर्मेटिव असेसमेंट
ऐसी चीज जो फॉर्मेटिव असेसमेंट को ओवरलैप कर रही है बट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करती है लर्निंग डिफिकल्टीज को, जो कि मदद करती है लर्निंग डिफिकल्टीज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। ये अलग अलग तरीके की असेसमेंट है। जब हमने अपना सेशन कंडक्ट किया था तो आपको सारी चीजें समझाई थी। अब हमें हर एक असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मेन आंसर है वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। एज वी नो, डायग्नोस्टिक का मतलब, डायग्नोस्टिक वर्ड से ही पता लग रहा है कि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं और कोई स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम के लिए, मतलब डायग्नोस का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से रिसर्च करना, तो हम डायग्नोस करके उस चीज को समझ रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट ओवरलैप्स द फॉर्मेटिव असेसमेंट बट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the values of assessment? अब जो असेसमेंट करा जाता है वो किन बेसिस पर करा जाता है? अब हम यहाँ पर देखें, इंडिविजुअलिटी पर देखा जाता है असेसमेंट? बिल्कुल नहीं। डिपेंडेंट होके देखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ आइडेंटिकल नहीं होता? ये भी नहीं है। जो असेसमेंट की वैल्यूज होती हैं वो ये होती हैं कि वो बहुत रिलायबल और फेयर तरीके से करा जाए, हम उस पर ट्रस्ट कर सकें और उसमें कोई भी पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये असेसमेंट करने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। असेसमेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी असेसमेंट कर रहे हैं उसकी शॉर्ट वैल्यू ये है कि वो रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और बिल्कुल एक्यूरेट, फेयर होना चाहिए। क्वेश्चन 5, विच असेसमेंट डील्स विद द ग्रेडिंग ऑफ प्यूपिल्स परफॉर्मेंस? कौन सा ऐसा असेसमेंट होता है जो प्यूपिल की परफॉर्मेंस के ग्रेड को डील करता है? अब इतने सारे इसमें असेसमेंट है। अगेन आपने टाइप्स ऑफ असेसमेंट में, अलग अलग टाइप्स ऑफ असेसमेंट में पढ़ा होगा कि इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है, इंटरनल और टर्मिनल असेसमेंट क्या होता है। अगर हमें वो डिफाइन याद है तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि ऐसा असेसमेंट जो प्यूपिल की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए होता है। अब देखिए, इनफॉर्मल असेसमेंट में तो हम प्यूपिल की परफॉर्मेंस नहीं देखते, हम उसको ऐसे ही इनफॉर्मल में समझाने की कोशिश करते हैं। इंटरनल असेसमेंट वो असेसमेंट होते हैं जो कि हमारे स्कूल में अंदर लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम जो विद इन द स्कूल होते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, तो उसे कहते हैं, राइट। अब देखिए, ये दो ऑप्शन तो हो गए कट, ठीक है। टर्मिनल असेसमेंट क्या होता है? जो कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ कुछ समय के बाद, कुछ कुछ गैप के बाद किए जाते हैं। तो अब एक ही असेसमेंट यहाँ पर आता है जो प्यूपिल की परफॉर्मेंस के ग्रेड्स को असेस करता है, उससे डील करता है, वो है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, राइट। है ना आसान? कितनी इजीली, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से असेसमेंट का क्या मतलब है, और तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग? अब रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जहां पर चीजों को सेफ रखा जाए, और रिकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज की करते हैं तो वो हम एक प्लान के अनुसार करते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे के अनुसार करते हैं, किसी सही चीज की करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, डायरेक्टेड वे से करते हैं, ठीक है। अब असेसमेंट में रिकॉर्डिंग क्यों होती है? ताकि सही चीजों के बारे में टाइम टू टाइम पता लगता रहे। तो अब देखिए कि रिकॉर्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। प्लानिंग आता है, प्रोग्रेस आती है, अटेंशन आती है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव थिंग्स आर द मेन फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग। ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग के अंदर आती हैं, बस हमें रिकॉर्डिंग का मतलब पता होना चाहिए तो हम उसके फंक्शंस को इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन 7, which assessment is carried out at the end of course और project? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, ऐसे देखते ही हम इसको कर सकते हैं। क्या हमें इसकी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है?
चलिए, एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट तो हर किसी चीज के लिए होती है, बट यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि असेसमेंट जो एट द एंड ऑफ कोर्स और प्रोजेक्ट करी जाए, ठीक है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है वो किसी स्पेशल चीज के लिए करी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो कुछ चैप्टर के बाद ही या कुछ टाइम के मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर में होने वाली होती है, थोड़े थोड़े समय में। पर जो सम्मेटिव असेसमेंट होता है वही कोर्स के एंड में किया जाता है, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चीज में आगे प्रमोट होते हैं। सो द आंसर फॉर दिस इज सम्मेटिव असेसमेंट। नाउ क्वेश्चन 8, असेसमेंट कैन फोकस ऑन क्या? राइट, असेसमेंट किस चीज पे फोकस करता है? असेसमेंट जो होता है वो किस चीज के लिए होता है, किस चीज पे केंद्रित करता है? अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल की लर्निंग पे, लर्निंग कम्युनिटी पे, एकेडमिक प्रोग्राम पे, या ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करें तो असेसमेंट हर चीज को देखता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। असेसमेंट हमेशा फोकस करता है एक इंडिविजुअल पर भी और पूरी कम्युनिटी पर भी और पूरे प्रोग्राम पर भी। तो असेसमेंट कैन फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्नर, लर्निंग कम्युनिटी एंड एकेडमिक प्रोग्राम। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट, all of the above. Move on to our next question. Question number 9. The process of assigning symbol of the dimension of phenomenon in order to characterize the status is called क्या? ये अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि जो क्वेश्चन में लिखा है उसका क्या मतलब है, एक तो ये जान लेना, और ये भी देखना होता है कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया हो सकता है। अगर हम अपनी बुक को अच्छे से रीड करें, अच्छे से उनकी कॉन्सेप्ट्स को समझें, तो हम इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन का पैटर्न का ये मतलब है कि कुछ क्वेश्चन जो है ये कुछ इस कॉल्ड में है, मतलब ये किसी की डिफाइन है, ये किसी की टर्म है, इसलिए ये क्वेश्चन है। राइट, उससे पहले अभी हमने जब 1, 2, 3 क्वेश्चन करा, आपने ध्यान दिया होगा तो वो क्वेश्चन एक फिलअप की फॉर्म में था, डैश की फॉर्म में था, पर यहाँ जो क्वेश्चन है वो इस कॉल्ड से एंड है। तो लगता है कि शायद ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये भी थॉट आती है अगर हमने नहीं पढ़ा हो। पर अगर हमें पता है कि ये इस कॉल्ड है, मतलब कि कोई डिफाइन में से कहीं ये पूछा गया है, तो अब हमें उसके हिसाब से आंसर करना है। तो दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल ऑफ द डायमेंशन ऑफ फिनोमिनन इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट की डिफाइन है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इट इंडिकेट हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, ये दो वर्ड ही हमें बताएंगे कि इन चारों में से क्या ऑप्शन है। कितना और कहां तक एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट प्रेजेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, क्वालिटेटिव, अरिथमेटिकल, एप्टीट्यूड या क्वांटिफिकेशन। अगर हमें इन सारी चीजों के मतलब पता है तो सीधा हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर होता है क्वांटिफिकेशन। जब एक क्वांटिटी के बारे में बात करी जाती है, जब किसी चीज को कितना कहां तक पूछा जाता है, तो उसका आंसर आता है क्वांटिफिकेशन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। कुछ यहाँ पर टीचिंग का इंटीग्रल पार्ट है। अब वो क्या है देखते हैं। इवैल्यूएशन, लर्निंग, मेजरिंग या कंपेयरिंग। टीचिंग के साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट है वो टीचिंग का, कौन सा होगा? इवैल्यूएशन, लर्निंग, मेजरिंग, कंपेयरिंग। अब ये सारी चीजें जो हैं वो इवैल्यूएशन के अंदर ही आती है, और जो इवैल्यूएशन है वो टीचिंग का ही पार्ट होता है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट, इवैल्यूएशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। इजी है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और उसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी वे में ही आएंगे। क्वेश्चन 12. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन आर कंसिडर एज फॉलो। इवैल्यूएशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें से? क्या इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूअस होती है? बिल्कुल हाँ।
क्या इवैल्यूएशन सिस्टमैटिक होती है? बिल्कुल। क्या इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव भी होती है? हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या ऑप्शन बना? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन आर कंसिडर एज ऑल ऑफ द अबव, कि जो इवैल्यूएशन है उसके ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं इवैल्यूएशन के, पर ये तीनों तो है ही है, राइट? ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सीसीई मीन, सीसीई का क्या मतलब है? सीसीई की क्या फुल फॉर्म होती है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो उसका क्या मतलब होता है? क्या बच्चों की मंथली टेस्ट लेना? क्या बच्चों की स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक आइडियाज को रेगुलरली चेक करना, एसेस करना, या ऑर्गेनाइज करना वेरियस एक्टिविटीज को क्लासरूम में, या बच्चों को मार्क्स और ग्रेट ग्रेड्स देना? ठीक है, अगर हम इसमें से बात करें तो सीसीई का सबसे बढ़िया मीनिंग है टू असेस द स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज रेगुलरली, जिसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। तो CCE means to assess scholastic and co-scholastic areas regularly, right? Easy है ना? Okay. Move on to our next question. Question number 14. Among the following which cannot be part of CCE. अभी हमने पढ़ा कि CCE का क्या मतलब होता है, तो अब इन चार ऑप्शन में से क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, असाइनमेंट, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सीसीई में नहीं आती है? सीसीई डज नॉट इंक्लूड या इट अमंग दीज फॉलोइंग थिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सीसीई, क्योंकि ये इवैल्यूएशन करने का एक तरीका होता है, इसमें पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग इंक्लूड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सीसीई? सीसीई के कौन से जरूरी कंपोनेंट है? कंपोनेंट कौन कौन से हैं सीसीई के? लेक्चर मेथड? बिल्कुल भी नहीं। सेशनल वर्क डन बाय अ स्टूडेंट? यस इट इज। लैंग्वेज डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस, राइट? अगर हम इन चार में से देखें तो दिस इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट सीसी के कंपोनेंट में सेशनल वर्क डन बाय अ स्टूडेंट, जो एक प्रॉपर सेशन के बाद बच्चा काम करता है, वो सीसी का कंपोनेंट होता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दैट इज सीसीई, द फ्रेज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव है, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या इवैल्यूएशन ऑल सब्जेक्ट्स की हो रही है? क्या इवैल्यूएशन होल सिलेबस की हो रही है? क्या इवैल्यूएशन सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की हो रही है, या फिर इवैल्यूएशन हो रही है कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन? ये सारी डोमेन्स की इवैल्यूएशन हो रही है सीसीई में। तो जो फ्रेज है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, वो इंडिकेट करता है इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव, psychomotor and affective domain. Move on to our next question, question 17, a very easy question. Syllabus is part of what? Syllabus किसका part है? Student, school, parents या फिर curriculum? तो syllabus जो है वो part है curriculum का, पाठ्यक्रम का, right? Move on to our next question, question number 18. It encourages students to combine elements of their learning to accumulated knowledge of a topic or a subject area. ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को एनकरेज करती है कि जो उनकी लर्निंग है, नॉलेज के साथ इकट्ठी होके एक टॉपिक के बारे में आगे आई, उस चीज को लेके वो एनकरेज हो? ये अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ असेसमेंट के ऊपर है, तो इसका आंसर है इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट जो होता है वो एनकरेज करता है स्टूडेंट को कि अपनी लर्निंग और अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके किसी सब्जेक्ट एरिया के साथ आगे बढ़ना, राइट? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट टाइप ऑफ एबिलिटी इन ओरल टेस्ट? ओरल टेस्ट में क्या एबिलिटी होनी चाहिए? ओरल टेस्ट में स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए? तो अगर हम देखें कि ओरल टेस्ट का मतलब होता है कि जो चीज रिटन में नहीं होती, बोलकर होती है,
तो डेफिनेटली जो ये दो चीजें हैं वो ओरल टेस्ट की एबिलिटी होती है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। सी पार्ट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Move on to our next question, question number 20. The purpose of evaluation are, हम evaluation की बात कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस होगा? टीचिंग करना, रेमेडियल वर्क करना, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम और गाइडेंस। देखो, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि समय समय पर बच्चों की ग्रोथ को चेक करना अलग अलग तरीकों से। तो इसमें जो मेन पर्पस है वो है डायग्नोसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि जो बच्चों की कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज है उसको हम चेक कर पाए। तो द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन आर डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम। अगेन सी पार्ट इज द आंसर। अब जो ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान भी हैं और कुछ घूमे घूमे भी हैं, ट्विस्टेड भी हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने कंटेंट को कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, ताकि जो ऐसे बीच बीच में से क्वेश्चंस उठ के आए हैं उनको आप क्लियर कर पाए। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज अ। एनसीएफ हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या होती है? एक बॉस होती है, एक लीडर होती है, एक फैसिलिटेटर होती है या एक लर्नर होती है। जो एक अध्यापक है, अध्यापिका है, वो एक फैसिलिटेटर होती है बच्चों के लिए, जो मदद करती है बच्चों को आगे बढ़ने में। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टीचर इज अ फैसिलिटेटर। सी पार्ट इज योर आंसर। Move on to our next question, question number 22. What is the meaning of taxonomy? ब्लूम टेक्सोनॉमी सबको पता है, बहुत अच्छे से पढ़ना भी है हमें अपने एग्जाम के लिए। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्या काम को पर्टिकुलर टाइम पर करना, क्या इंफॉर्मेशन गेन करना, क्या सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव के साथ काम करना, या ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है? अगर हम टेक्सोनॉमी के वर्ड से पढ़ेंगे, टेक्सो और नॉमी, इसका मतलब होता है कि काम को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके साथ करना। So the answer for this question is system of classification of the objective is the meaning of taxonomy. Move on to our next question, question number 23. Defend the action of the main character. Which level of Bloom taxonomy is this? जहां पर एक्शन, चीजों की मेन चीजें जो पता लगती है वो किस लेवल में पता लगती है? सो अगेन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनालिसिस। जब हम चीजों को अच्छे से एनालाइज करते हैं तब हमें पता लगता है कि क्या उस चीज का मेन डिपेंड है, क्या इस चीज का आंसर है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ प्रमोट द थ्योरी ऑफ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस चीज की थ्योरी को प्रमोट करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन या लर्निंग के तरीकों को, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, या डिसेंट्रलाइजेशन को? अगर हम अच्छे से एनसीएफ को पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले पता लग जाएगा कि एनसीएफ प्रमोट्स द थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बीएड में प्रॉपर एक सब्जेक्ट भी है इंक्लूसिव एजुकेशन को रिलेटेड, और एनसीएफ भी उसी को प्रमोट करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस यूनिट, कॉम्प्रिहेंशन इज बेस्ड अपॉन। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो किस चीज पे बेस्ड होता है? लर्निंग पे, नॉलेज पे, टीचिंग पे, या जर्नलाइज सेट पे? किस चीज पे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है? जो सीसीई होता है वो किस चीज पे बेस्ड होता है? कॉम्प्रिहेंशन इज बेस्ड ऑन नॉलेज। जो आपका ज्ञान है, जो आपकी नॉलेज है, उस पे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। तो ये सारे 25 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, डिस्कस करे, आप लोगों को बताए, मैंने इतना ज्यादा इसको ऐसे करके नहीं बताया और ये इतने टफ क्वेश्चंस भी नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न में आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न में आने वाले हैं जो असेसमेंट फॉर लर्निंग के फर्स्ट यूनिट में से निकलते हैं। राइट, आप अच्छे से यूनिट को पढ़िए तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। वो तो कहते ही है ना, जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छे से करते भी हैं, और प्रैक्टिस कर करके चीजें और अच्छी हो जाती हैं। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब हम आपको अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम यूनिट 2
ऑफ दिस असेसमेंट फॉर लर्निंग मॉड्यूल, हम उसमें उसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे और मैं और अच्छे और आपके लिए क्रिस्पी और बढ़िया तरीके के एमसीक्यूज लेकर आऊंगी जो आपको बहुत मदद करेंगे अपने पेपर में, राइट? तो अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से पढ़िए. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट session. I hope it will be a very useful session for your exam. Thank you.